एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल चुनावी दौरे पर हैं। पिछले 10 साल मोदी सरकार ने क्या किया और आगे 5 साल का क्या प्लान है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन प्रफुल्ल पटेल के राजनीतिक जीवन का शायद ये पहला चुनाव होगा जब शरद पवार का मार्गदर्शन इनके साथ नहीं है। सर, ये पहला चुनाव है जब पवार साहब का मार्गदर्शन आपके लिए नहीं है। मार्गदर्शन तो नहीं है, आप लोग उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, खिलाफ और साथ की बात नहीं है। एक राजनीतिक हमारा जो एक पार्टी का जो एक डिसीजन है उसके आधार पर हम आगे जा रहे हैं। पवार साहब भी कई बार ये डिसीजन के साथ हमने चलना चाहिए इस तरह की बात करते थे। 2014 में कोशिश हुई, 2017 में हुई, 2019 में हुई। उसके बहुत सारी बार हमने अलग अलग किस्से भी सुनाए हैं। अब उन्होंने आखिर फैसला हमारे साथ आने का नहीं किया, मगर मेजॉरिटी पार्टी हमारे साथ है। विधायक जो चुने हुए हैं वो हमारे साथ है और देखेंगे। अब हम तो देखिए एनडीए के साथ हैं, मोदी जी के साथ हमको काम करना है, क्योंकि हमें विश्वास है कि मोदी जी इस देश को अच्छी दिशा दे रहे हैं, अच्छी एक गति दे रहे हैं। और आपने देखा भी होगा गांव में, देखिए लोग कोई भी प्रकार से उनकी जो अलग अलग जो योजना पहुंची है, देखिए गरीब आदमी को क्या चाहिए, उन्होंने शुरू कैसे बहुत अच्छे से किया। जनधन के खाते, फिर शौचालय, हर घर को पानी, फिर घर मिलना चाहिए, फिर उनको उज्ज्वला की गैस के चूल्हे मिलना चाहिए, महिलाओं को गैस की सब्सिडी मिलनी चाहिए। उसके बाद में किसानों को सम्मान निधि दी। उसके बाद आप देखिए आयुष्मान भारत है। उसके बाद जिससे स्वास्थ्य के लिए लोगों को, तो देखिए एक अनाज दे रहे हैं। तो एक आदमी को पहले जो सम्मान से जीने के लिए जो उसकी बेसिक ज़रूरत है वो पूरी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ बहुत तेज़ी से आज इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। उद्योग क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत सारी नई ऐसे देखा जाए तो इस देश के नौजवानों के लिए योजना है। और जो रोज़गारी और बेरोज़गारी की जो बहुत बड़ी बहस करते हैं, आप देखिए मुद्रा योजना में करीब अभी तक 20 लाख करोड़ दिए गए हैं हमारे देश के नौजवानों को स्वरोजगार पैदा करने के लिए। तो ये कोई छोटी बात नहीं। और अब तो मात्रा 10 लाख से 20 लाख होने जा रही है। तो ये, और कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं। जिसको कोई अगर कौशल्य है, किसी को इलेक्ट्रिकल शॉप करना है, किसी को कोई प्लम्बिंग की शॉप करना है, किसी को कोई कारपेंट्री का काम करना है, जैसा भी वो करना चाहे। विश्वकर्मा योजना भी आ गई, उसके भी बड़े पैमाने से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो एक प्रकार से आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, घर, खाना, ये सब बातों को मिला जुला कर बहुत एक अच्छा वातावरण इस देश में निर्माण हुआ है। मैंने शुरुआत में ये कहा कि सिर्फ पवार साहब की रणनीति मिस कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पहली बार उनके रणनीति के बिना आप लोग जो है वो चुनाव में, आप हों या अजीत पवार साहब हो। देखिए, पवार साहब के साथ जितने साल हमने उनके नेतृत्व में काम किया, बहुत ईमानदारी से किया। उन्होंने भी मेरे जैसे व्यक्ति को पूरा सम्मान दिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी किस मोड़ पे, करवट पे ऐसी भी बात आती है कि राजनीतिक राह बदलती है, दो अलग अलग रास्ते बन जाते हैं। और वैसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि हमको देखिए शिवसेना के साथ जब हम गए तो हमने वहाँ कोई सैद्धांतिक बात तो फिर रखी नहीं। सैद्धांतिक बात कब होती है कि जब आप अपने एक तत्व के साथ जुड़े रहें। जब आप शिवसेना, जो बाल साहब ठाकरे बोलते थे कि मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी, जिस शिवसेना ने मुंबई के दंगों में कितने लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को मतलब जो भी कुछ हुआ, वारदातें बनी, बहुत सारी नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन के खिलाफ में मुहिम चलाई गई शिवसेना के माध्यम से। पिच खोद देंगे, भारत पाकिस्तान का मैच होगा, तो ये कौन करता था? शिवसेना। हम उनके साथ बैठ सकते हैं, और शिवसेना जिसका पारंपरिक पार्टनर था हिंदुत्व के नाम पे, तो उनके साथ नहीं जा सकते। तो ये तो मतलब ये कोई मतलब हजम होने वाली बात नहीं है। हमें लगता है कि आज जिस तरह से, मैं फिर से दोहराता हूँ कि मोदी जी का जो विकास है, वो विकास का पर्व देखिए। देश की जो परिस्थिति है, देश की जो समस्याएं हैं, केवल उसको दुरुस्त करने के लिए विकास ही एकमेव रास्ता है।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट एकमेव रास्ता है। और जो मोदी जी आज सर्वसमावेशक, वो बोलते हैं ना बार बार, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका मतलब एक तरह से विश्वास, तो ये सब बातें वो जो कर रहे हैं, अब ये जितनी भी योजना है, कई लोग बोलते हैं मोदी जी माइनॉरिटी के खिलाफ है, मोदी जी यहाँ पर प्रचार होता है कि संविधान बदल देंगे, दलित हमारे भाई बहनों को भड़काने की कोशिश करते हैं, ये आरक्षण को लेकर ख़त्म कर देंगे। ये सब बेबुनियादी बातें हैं। जितनी भी मोदी जी की योजना है ये सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आज वो ये घर मिलता है तो किसी पे भेदभाव है कि माइनॉरिटी का या दलित हमारा कोई घर का परिवार हो तो उसको नहीं मिलेगा। आज आयुष्मान भारत है, इलाज होगा तो सबका होगा। कोई भी योजना जो बन रही है मोदी जी की, चाहे मुद्रा योजना हो, विश्वकर्मा हो, सबको लागू हो रही है। तो ये जो अपप्रचार है ये इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है कि ऑपोजिशन मुद्दे के विहीन है। ऑपोजिशन एक संग आ नहीं सकती है। ऑपोजिशन लोगों को विश्वास नहीं दिला पा रही है कि मोदी जी का हम मुकाबला कैसे करेंगे। मोदी जी ने टारगेट दिया है 400 पार का। महाराष्ट्र जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट इस वक्त राजनीतिक रूप से नज़र आ रहा। 6 पार्टियां हैं, 3 इधर 3 उधर, और छोटी पार्टियां तो अनगिनत हैं। ऐसे में ये जो 400 का आंकड़ा है उसमें आप लोग जो एनडीए के यहाँ पार्टनर्स हैं कितना कंट्रीब्यूट करेंगे इन 48 सीटों में से? बहुत अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र में रहेगा। लोग ऐसा है कि अलग अलग बातें करते हैं, वो तो चुनाव में होता ही है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर 3 पार्टियों की शक्ति और मोदी जी का आज प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जितनी भी योजनाएं मोदी जी ने लागू की है वो ज़मीन तक पहुँचना शुरू नहीं, काफ़ी सालों से वो पहुँचने लगी है। तो लोगों में एक आत्मविश्वास अलग है। लोग बताते हैं कि ये मुद्दे वो मुद्दे, कि राम मंदिर बन गया इसलिए मोदी जी को वोट मिलेंगे, ये सब ठीक है, वो आस्था का, श्रद्धा का स्थान है। लेकिन जब व्यक्ति के बेसिक मूल जीवन में जब तक परिवर्तन नहीं होता तो ये सवाल ही नहीं होता कि लोग वोट देंगे। तो मेरा ये कहना है कि आज वो परिस्थिति बन गई है कि अब देश इतने तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैं अभी आप शायद वहाँ कवर कर रहे थे, मुझे लगता कि जो गांव में एक भी गाड़ी नहीं थी वो बता रहे थे तकरीबन हर घर में गाड़ी है। तो गाड़ी ऐसे ही आ जाएगी, उसका इंस्टॉलमेंट ऐसे ही भरा जाएगा, उसमें ईंधन ऐसे ही भरा जाएगा। सब चीज़ें, आर्थिक समृद्धि गांव तक पहुंच रही है, ये उसका परिणाम है। नंबर्स कितना रहेगा सर 48 में? देखिए, मेरे हिसाब से तो अब कोई कुछ भी बोले, पिछले वक्त से ज़्यादा ही रहेगा। और पिछले वक्त 41 जगह यहाँ से चुनकर गई थी एनडीए की, तो उससे कम तो होने का सवाल ही नहीं है, कुछ बढ़ भी सकती है। आप कह रहे हैं बढ़ सकती है, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला जो है वो रख दिया सामने। आपके यहाँ, आप महायुति में हैं, महायुति का सीट एडजस्टमेंट अभी तक सामने नहीं आया। तकरीबन 10 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे आप लोगों के बीच में रस्साकसी चल रही है। देखिए, ये हर गठबंधन में वो महाविकास आघाड़ी जो हमको ज्ञान दे रही है, तो उन्होंने भी कितने दिन तक आपस में लड़ाई करते करते कई सीटों में अभी भी बहुत मनदुख है, मतभेद है। तो ये देखिए, कोई भी जब अलायंस होता है तो थोड़ा वक्त लगता है। और ये हमारा, खास करके हमारी पार्टी का और शिंदे जी अलग होने के बाद ये पहली बार हम सब आपस में मिलकर बैठ के लड़ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो हर जगह वो होगा। हम भी थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए इसलिए भी तैयार हैं कि सिटिंग एमपी, आज देखिए बीजेपी के 24 सिटिंग एमपी है, शिंदे जी के साथ 13 सिटिंग एमपी है, 48 में से 37 जगह तो ऑलरेडी यहाँ पर वर्तमान सांसद है। तो वो स्वाभाविक है, वो जगह पर उनका क्लेम और दावा वो बनाएंगे। अब बची हुई कुछ जगह है तो वहाँ पर बैठ के फैसला हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पर प्रश्न निर्माण होगा। और आखिर देखिए, अगर हमको मोदी जी को जिताना है, मोदी जी के लिए काम करना है, तो छोटी मोटी बातों के हमारे भी आपस के जो तनाव होंगे उसको दूर करना होगा। नासिक और सतारा एनसीपी लड़ना चाहती थी। सतारा पर तो बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया, उदिन राजे भोसले जो है वहाँ से होंगे। नासिक लड़ रहे हैं आप लोग कि वो भी एक ना शिंदे खाते में? मेरे हिसाब से अभी अंतिम चर्चा होना बाकी है। और सातारा की भी जो जगह है उसके बारे में मैं आपको कहूँगा कि उसके पर्यायी हमको सांसद की जगह जरूर मिलेगी। और ये आप लोगों को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि
कोई भी चीज़ ऐसे हमारा जो सम्मान है उसको नज़रअंदाज करके नहीं हो रही है। हमारी बात को भी वही मतलब तवज्जो है और वही बात को वजन है, और उस बात को हम ठीक से, क्योंकि हमको इस चुनाव में एक अच्छा समन्वय निर्माण करना है और उस हिसाब से काम करेंगे। इस महाराष्ट्र पे अगर हम आए तो बारामती का चुनाव एनसीपी के लिए, दोनों तरफ के एनसीपी के लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण है? क्या वहां जीत और हार तय करेगा कि जनता किस पवार के साथ है? अजीत पवार के साथ है, शरद पवार के साथ है? असली एनसीपी कौन है? क्या बारामती का चुनाव जो है महत्वपूर्ण है आप दोनों पार्टियों के लिए? देखिए, बारामती के चुनाव को अधिक इम्पोर्टेंस दे दिया गया है। ये स्वाभाविक है कि वो पवार साहब और पवार फैमिली की वो बहुत साल से एक पकड़ वाली वो सीट है, उनकी वो भूमि मातृभूमि है। साथ साथ में दोनों बातें हैं, एक और पवार साहब, बड़े पवार साहब का जो इतने वर्षों का वहाँ का सफ़र, और दूसरी ओर 35 साल से कम समय नहीं है वहाँ अजीत पवार साहब पूरा वहाँ काम देखते हैं, और उन्होंने वहाँ पर बहुत मतलब जनसंपर्क के साथ विकास का काम किया है। इनफैक्ट पिछले 35 वर्षों में करीब करीब अजीत पवार ही वहाँ के एक प्रकार से विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अब वो फैमिली एक थी राजनीतिक तौर से, आज भी फैमिली को मैं नहीं अलग समझता हूँ, लेकिन राजनीतिक तौर से अलग थी अभी परिस्थिति। मुझे लगता है कि वोटर को विकास और बाकी मुद्दों को अगर ध्यान में रखेंगे तो अजीत पवार साहब के साथ ही रहेंगे, हमारी एनसीपी को विजयी देंगे। मेरा सवाल वही है सर कि क्या ये चुनाव में बारामती में जीत और हार तय करेगा कि असली एनसीपी किसके साथ है, असली मतदाता जो है वो किस पवार के साथ गए हैं? देखिए, ये तो बहुत मेरे हिसाब से असेसमेंट करने का तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि बारामती एक सीट को लेकर हम आज ऐसा कैसे नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि कौन किसके साथ है। सवाल इतना ज़रूर है कि आज 53 में से 43 चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक जब अजीत पवार साहब के साथ आते हैं, वो भी तो आखिर जनप्रतिनिधि है ना, उनको भी तो अगला चुनाव लड़ना है। वो सोच समझ के लड़े हैं और सोच समझ के ही उन्होंने फैसला किया है। तो उनको विश्वास तो है कि भाई अजीत पवार साहब के नेतृत्व में हम दोबारा एमपी एमएलए बन सकते हैं। ये वजह से लोग आज हमारे साथ है। इसलिए मुझे कोई इसमें असली और एनसीपी किसके साथ गई और नहीं गई ये विषय आने वाला नहीं है। बारामती में चुनाव प्रचार बहुत तेज़ी से चल रहा है। अजीत पवार ने भाषण दिया एक दिन, उन्होंने कह दिया कि आपने पहले बेटे को जिताया, पिता को जिताया, बेटी को जिताया, बहू को जिताओ। पवार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि वो असली पवार नहीं है, मूल पवार जो है वो सुप्रिया सुले हैं, सुनेत्रा पवार बाहर की हैं। कैसे देखते हैं उनके इस बयान? मुझे ज़रा आश्चर्य हुआ पवार साहब ने इस तरह का बयान दिया था, क्योंकि अपनी बेटी किसी के घर जाती है तो वो बेटी उस घर की हो जाती है, और अगर ये तरह से अगर हम भेदभाव करने लगेंगे तो फिर पूरे देश में जो भी बहुएं आई है या बेटियां गई हैं किसी और के घर में, तो वो उनकी नहीं होगी, ऐसा तो मतलब नहीं है ना। देखिए, जो बेटी किसी की भी अपने घर में आती है वो अपनी बहू हो तो उसको बिल्कुल वही दर्जा होता है जैसे अपनी बेटी को दूसरे घर में जब हम भेजते हैं। तो ये बात ठीक नहीं है। अब जो भी है बोला गया है तो बोला गया है, उसके बारे में मैं कोई विवाद नहीं खड़ा करूँगा, लेकिन मतदाता समझदार है। सुप्रिया सुले जब भाषण देती हैं आजकल तो कई बातें बोलती हैं, लेकिन एक बात पर बार बार जोर देती हैं कि मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। वो बार बार इस बात पर जोर देती हैं। तो क्या वो अजीत पवार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसको सामने रखना चाहती हैं, बिना कहे हुए जनता को उस तरीके से बताना चाहती हैं कि मैं बेदाग छवि की हूँ? देखिए, ये तो सब चुनावी सब बातें हैं, होना नहीं चाहिए। तो उसका मतलब ये था कि कल तक जो आपके साथ थे तो वो भ्रष्टाचारी होते हुए भी आपको बहुत अच्छे लग रहे थे। दूसरी ओर से भी तो बोला जा सकता है ना। तो ये सब फिजूल की बातें हैं, और खुद को कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी ने भी देना नहीं चाहिए। जनता बहुत समझदार है और जनता को ही इसका फैसला करने दीजिए। सुप्रिया सुले बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी को वहाँ कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, इसलिए हमारी पार्टी तुड़वा दिया, हमारा घर भी तुड़वा दिया, और माँ जैसी जो हमारी भाभी हैं उनको हमारे सामने खड़ा कर। देखिए, मैं खुद कह रहा हूँ कि ये सब बातें अब बहुत ज़्यादा चर्चा करने से फ़ायदा नहीं है।
ये बात सही है कि हम उनकी फैमिली एक है, लेकिन राजनीतिक रास्ते एक फैमिली में दो अलग अलग हो गए हैं और अजीत पवार साहब वो उस रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते पर हमें लगता है कि देश के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए और एक प्रकार से जन सामान्य की समस्याओं को दूर करने के लिए सही फैसला है। अमित शाह भी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि पुत्री मोह में एनसीपी जो है वो टूट गई शरद पवार के। आप तो एनसीपी में थे, उनके इस बयान को कैसे देखते हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अमित शाह साहब कोई बात बयान देते हैं, वो भी एक बड़े जिसको कहते हैं सुलझे हुए नेता हैं और वो उन्होंने अपनी बात अपने तरीके से रखने की कोशिश की है। लेकिन एक बात तो सच है ना कि राजनीति में हम जब फैसले करते हैं तो लार्जर इंटरेस्ट में हम फैसले करते हैं। आज अगर अजीत पवार साहब और हम सब लोगों ने ये फैसला किया और एनसीपी आज हमारे साथ बरकरार रही, तो हमने भी तो लार्जर इंटरेस्ट में, हमने पार्टी के सभी वर्कर्स, हमारे पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनसे बातचीत करके हमने फैसला किया है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने एक दिन उठ के हमारी मर्जी से कोई डिसीजन ले लिया और बाद में बोल दिया कि भाई आपको हमारे साथ आना है। तो इस तरह की बातें अब ये ठीक नहीं है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। पुत्री मोह में टूटी है क्या एनसीपी? नहीं, देखिए, मैं किसी के मोह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारा मोह ये होना चाहिए कि हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारी पार्टी के लिए क्या अच्छा है उस हिसाब से। और जब मैंने पहले ही आपको शिवसेना का उदाहरण क्यों दिया कि आप एक और बोलते हो कि भारतीय जनता पार्टी हमको चलती नहीं वैचारिक तौर पर, तो आपको शिवसेना कैसे चल रही है? अगर आप दोनों से दूर रहते तो मैं समझ सकता हूँ, मगर आप एक का हाथ थामोगे और दूसरे को बदनाम करोगे तो ये भी कोई लोग बहुत ज़्यादा आपकी बात को सुनेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आप प्रधानमंत्री के प्रचार को भी देख रहे होंगे और राहुल गांधी भी प्रचार कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो बातें राहुल गांधी करते हैं और जो प्रधानमंत्री करते हैं, उन दोनों के प्रचार में या उनका जो देश के प्रति या देश को आगे ले जाने का जो एक तरीके से प्लान है, उसमें क्या अंतर देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में क्या बताएं? कोई वो आते हैं, भाषण के मुद्दे क्या रहते हैं? दूसरे को दोष देना, दूसरे को मतलब कोई भी चीज़ कम ज़्यादा बोलना। उनके पास कोई प्लान, विजन जिसको बोलते हैं कि देश को आगे बढ़ाएंगे कैसे, देश की समस्याएं दूर कैसे करेंगे, ये तो कभी बोलते ही नहीं है। दोषारोपण करके जाना वो तो सबसे आसान काम है। ऑपोजिशन का काम साथ साथ में ये भी होना चाहिए। और लोगों को आप पे विश्वास क्यों नहीं बैठ रहा है? इस वजह से कि आप कोई ठोस कोई प्लान न देते हैं। जहाँ जहाँ भी आपने काम किया है वहाँ पर आपने बड़े राजनीति को, बड़े चित्र को कभी सामने रखने की कोशिश नहीं किया है। कहा यह जा रहा है कि मोदी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी जात पात की बात कर रहे हैं, ओबीसी और इनकी बातों को वो सामने रख रहे हैं। तो ये बड़ा अंतर क्या आप देखते हैं उनके विजन में? बिल्कुल अंतर है। बदलते हुए भारत का, 2024 का भारत और 2047 में जो हमको भारत देखना है, उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए आप बड़ी बात नहीं करेंगे, बड़ा पिक्चर नहीं देखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। ये सब बातें ठीक है, जहाँ तक कास्ट की बात है या बाकी सब है, तो हमारे संविधान में हम लोगों को प्रावधान है ना। आज SC, ST, OBC का रिजर्वेशन है, आज इस देश का OBC प्रधानमंत्री बना हुआ है। तो ये सब बातों को लेकर कहाँ पर कमियां आ रही है, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आती है। आप यहाँ पर आए हैं, आप ज़रा पूछिए लोगों को, कोई भी OBC के मामले में कोई शिकायत आपको नज़र आएगी तो आप बताइए। तो ये सब बातें क्यों हो रही है? क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है। तो यही तरह से लोगों को मतलब जाति जाति से डिवाइड करना, लोगों को भड़काना, ये बातों से चुनाव नहीं, अब आज के वर्तमान युग में नहीं जीते जाते। सर, एक आखिरी सवाल है, थोड़ा सा जवाब आपका लंबा होगा इस पे। अगर अभी चुनाव प्रचार के दौरान आप और अजीत पवार बार बार 2014, 2019 और 2023 का जिक्र कर रहे हैं कि उस वक्त क्या मजबूरियां थी पवार साहब की जब बीजेपी के साथ गए। अगर 2014 की हम बात करें सर, उस वक्त बीजेपी की सरकार बनी थी और पीछे से एनसीपी ने सपोर्ट किया था, क्या ये शरद पवार की तरफ से था और आप लोगों को इसके पीछे क्या वजह बताई गई थी कि क्यों सपोर्ट करना बीजेपी की सरकार बनानी है? आपने सही पूछा। 2014 में विधानसभा के चुनाव एनसीपी और कांग्रेस पहले जब गठबंधन में थे, हम लोग अलग अलग लड़े, ठीक है जी। उसके बाद शिवसेना और बीजेपी भी अलग अलग लड़ी जी। और जो वहाँ पर नतीजा आया, जिस दिन काउंटिंग हो रहा था, दोपहर को 1 बजे जब फाइनल रिजल्ट आए भी नहीं थे,
बीजेपी करीब 125-26 सीट पे रुक गई थी, 144 का हाफ वे मार्क होता है। तो हमने आउटसाइड सपोर्ट इमीडिएटली वहाँ पर पवार साहब के घर के बाहर मैं खुद ही गया और वहाँ पर अनाउंस किया कि हम बिन शर्त बीजेपी को आउटसाइड समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद जब स्पीकर का चुनाव जो पहले होता है, जैसे ही विधानसभा बैठती है, तो उस माइनॉरिटी अल्पमत की सरकार को अपना स्पीकर चुनकर देने के लिए हमारी पूरी मदद रही। अब ये सब बात अलग है कि बाद में कुछ बातें कम ज़्यादा हो गई होगी, लेकिन ये भी तो उतना ही सच है ना कि हमने बीजेपी को साथ देने का फैसला किया था और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था। तो रीजन क्या, शरद पवार ने उस वक्त क्या कहा था, क्यों बीजेपी को समर्थन देना है? उन्होंने कहा था कि भाई आज उनकी किसी की मेजॉरिटी नहीं है तो महाराष्ट्र में स्टेबिलिटी भी लाना चाहिए और साथ साथ में एक प्रगतिशील पार्टी जो आगे भविष्य देश का बना रही है तो उसके साथ जाने में कोई हर्ज नहीं है। क्या कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना भी एक मकसद था इसके पीछे? कांग्रेस ने कब हमसे महाराष्ट्र में न्याय और इंसाफ किया? 2004 में हमारे 71 एमएलए चुनकर आए, 69 एमएलए कांग्रेस के थे। मुख्यमंत्री पद हमारे पास होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने इतनी जिद की, इतनी मतलब अड़ंगेबाजी की और आखिरी में उनका ही मुख्यमंत्री बना। तो ये बात भी तो सच है ना कि कांग्रेस ने कभी हमारे साथ न्याय और इंसाफ नहीं किया। इसी का बदला था क्या 2014 का बीजेपी की सरकार बनवाना? बदले की बात नहीं है, पर कभी तो जवाब देना भी पड़ता है ना राजनीति में कि भाई क्या सच्चाई क्या है। चेहरा तो उनको दिखाना ही पड़ेगा ना, शीशा तो दिखाना ही पड़ेगा उनको। 2019 में जब अजीत पवार सवेरे सवेरे उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ले लिया था, उसके पीछे क्या कहानी थी? क्या पवार साहब ने आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया था और क्या वजह बताई थी कि सरकार जो है वो बन रही है, अजीत पवार डिप्टी सीएम बन रहे हैं? भाई हम लोगों ने तो बीजेपी से बातचीत शुरू कर दी थी और उसके बाद बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन जो था उनका ऑफिशियली तोड़ा और उसके पश्चात प्रेसिडेंट्स रूल लगा महाराष्ट्र में। प्रेसिडेंट्स रूल लगा और उसके बाद जो 1 महीने का जो दौर गुजरा उसमें फिर हमने शिवसेना से बात कर ली और शिवसेना से भी बात की। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही अफसोस थी कि उनके 56 एमएलए थे, हमारे 54 एमएलए थे। अरे बात होती तो कम से कम 2.5 साल आपको मिलेंगे और हमारे 2.5 साल हमारे चीफ मिनिस्टरशिप के रहेंगे, वो भी हम लोगों ने बात नहीं की और हमने छोड़ दी हमारी वो क्लेम। तो ये सब बातों को लेकर हमारी पार्टी का नुकसान तो हो ही रहा था। तो कहीं ना कहीं हमको भी इसका मतलब खामियाजा पूरा करना था। और पहले जब हमने बीजेपी से बात की थी, जब उन्होंने शिवसेना से गठबंधन तोड़ने का फैसला किया, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा फैसला लेते टाइम कहीं पीछे बात बैकग्राउंड में तो हुई थी और इसी वजह से अजीत पवार साहब ने शपथ ली। कोई रीजन बताते हैं क्या शरद पवार ये सब के पीछे कि नहीं अभी कांग्रेस के साथ चले जाओ, नहीं अभी बीजेपी के साथ चले जाओ, नहीं अभी शिवसेना के साथ चले जाओ? अब देखिए, बड़े नेता हैं, इतने साल साथ में रहे हैं, हर चीज़ अब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, कुछ चीज़ें गुलदस्ते में रहने दीजिए। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे साहब ने कई बार इस तरह से जो फैसले, अहम फैसले जो लेने की ज़रूरत थी, अपनी ऐन वक्त पे अपनी भूमिका बदली। अब वो क्यों बदली, क्या बदली, वही जाने। मगर मुझे लगता है कि हमारी पार्टी आज बहुत सक्षम रहती अगर हम 2014 से ही बीजेपी के साथ जाते हैं। 2023 का भी वाक़या आप बताते हैं कि जब आप लोग अलग हो गए उसके बाद भी 2 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि शरद पवार जो है आप लोगों के साथ आते आते और फिर पीछे हट गए। देखिए, 2 जुलाई को अजीत पवार साहब और हमारे मंत्रियों ने एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार में जब शपथ ली, तो हमने उसके पश्चात 15 दिन बाद उनको हमने सब ने जाकर मिलकर वहाँ गुजारिश की। हमने पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए कि भाई आप हमारी इस भूमिका को अब आशीर्वाद दे दीजिए, साथ रहिए, आप हमारे नेता हैं। ज़रूर कहीं ना कहीं उनके मन में भी कुछ होगा। उसके पश्चात वो अजीत पवार साहब को पुणे में किसी उद्योगपति के घर पे भी मिले। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं तो दर्शाती है। अगर आपको हमसे बात बिल्कुल ही नहीं करना था तो फिर वो आगे की मीटिंग की ज़रूरत भी नहीं थी ना। क्या अब अगर भंडारा गोंदिया की बात करें तो यहाँ पर चुनाव कैसे देखते हैं आप यहाँ के नेता हैं, कांग्रेस से नाना पटोले भी नेता हैं, दोनों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, दोनों चुनाव लड़वा रहे हैं, कौन जीतेगा यहाँ से? निश्चित यहाँ से बीजेपी के सुनील मेंढे, हमारे जो महायुति के गठबंधन के
उम्मीदवार है वही जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे, कोई दो राय नहीं है। अब ये तो देखिए, चुनाव होते हैं तो चुनाव में प्रचार अलग अलग टाइप का होता है, 10 जगह जाओगे तो 10 अलग बातें भी सुननी मिलती है आपको भी। मगर मुझे मालूम है, मैं तो इस क्षेत्र का 5 बार प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ, मुझे मालूम है कि ये क्षेत्र चप्पा चप्पा जानता हूँ। ये बिल्कुल बीजेपी को 100% यहाँ से विजयी मिलेगी और अच्छे वोटों से मिलेगी। 400 पार का जो आंकड़ा है वो अचीव कर रहे हैं आप? अब देखिए, 400 पार का आंकड़ा अचीव हो उसके लिए हमको यहाँ से भी तो हमारी सीट लाना पड़ेगा ना, और हर सीट का महत्व होता है। तो हमको हमारी सीट से शुरुआत करनी है। आजू बाजू की जितनी भी विदर्भ की सीट्स हैं, अभी यहाँ पर चुनाव अभी पहले दौर में होने जा रहे हैं, उसमें हम भी ध्यान दे रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी काम पे लगी है, मैं खुद भी ध्यान दे रहा हूँ। तो ये सब बातों को लेकर मुझे तो विश्वास है कि माहौल अच्छा है। और प्रधानमंत्री जी के प्रति देखिए, बहुत सारे लोगों में ये बात आपको बताना है ज़रूरी है कि छोटी मोटी स्थानिक बातें, नाराज़गियाँ, ये सब होते हुए भी लोगों को जब पूछते हैं कि भाई आप प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं, तो मोदी जी का नाम लेते हैं। तो फिर जब मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी को बनाने की बात आती है, तो फिर स्वाभाविक है ये भी तो उसी का एक हिस्सा है ना, कि उनको वोट देने के लिए मुझे यहाँ से उनके नुमाइंदे को चुन कर देना है। तो ये बैकग्राउंड में लोगों के जहन में ये बात है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल पटेल साहब। तो बता रहे थे कि किस तरीके से देश में या महाराष्ट्र में कहीं पे भी जा रहे हैं तो लोकल मुद्दे ज़रूर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी से ये सवाल पूछा जाए कि प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं, तो उसकी ज़बान पर प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी का ही नाम होता है। और महाराष्ट्र से ज़्यादा सीटें लाकर देने की कोशिश एनडीए के बतौर घटक दल प्रफुल्ल पटेल और उनकी पार्टी कर रही है, ताकि प्रधानमंत्री का जो आंकड़ा है 400 पार का, वो अचीव किया जा सके। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, भंडारा।